नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग कुशल मंगल होंगे और सीटेट के एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके आप तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। दोस्तों, पर्यावरण की क्लास में एक नई क्लास के साथ हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सीटेट के ईवीएस सेक्शन को हमने कई क्लासों में डिवाइड किया हुआ है। अगर आपने हमारे पिछले क्लास को नहीं देखा हुआ है तो आप प्लेलिस्ट में सीटेट पर्यावरण का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको जाकर के आप देख सकते हैं। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। लोहे की कील पानी में डूब जाएगी जबकि कटोरी तैरेगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि कटोरी ज़्यादा पानी को विस्थापित करता है। अब कंसेप्ट ये है, आप आर्किमिडीज का सिद्धांत साइंस में पढ़ेंगे और प्लवन का एक सिद्धांत है, फ्लोटिंग का, तैरने का एक प्लवन का सिद्धांत है। इन सभी नियमों से जब आप कंक्लूज़न निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, वो पानी में डूबेगी या तैरेगी, उसके लिए एक निश्चित नियम बताया गया है। वह क्या है कि अगर कोई वस्तु डूबती है तो इसका मतलब वह अपने द्रव्यमान के अकॉर्डिंग पानी को विस्थापित नहीं की है। अगर वस्तु अपने द्रव्यमान के अकॉर्डिंग, अपने द्रव्यमान के अनुसार पानी को विस्थापित करता है तो वह पानी में तैरता है। तो दोस्तों, कटोरी ज़्यादा पानी को विस्थापित करता है, मतलब कटोरी अपने द्रव्यमान के अनुसार ही पानी को विस्थापित करता है, इसीलिए कटोरी पानी में तैरता रहता है। जबकि लोहे की कील जो होती है वो कम पानी को स्थापित करती है, इसलिए वो पानी में डूब जाता है। तो यह है तैरने का नियम। दोस्तों आइए, एक नेक्स्ट बातें कहा गया था इस चैप्टर में। चैप्टर का दोस्तों नाम था दोस्तों पानी का प्रयोग। इसी पानी के प्रयोग में एक और बड़ी अच्छी चीज़ ये लिखी थी कि एक गिलास या किसी बर्तन में पानी ले लीजिए, एक गिलास या किसी बर्तन में पानी ले लिए, उसमें एक साबुत नींबू को डाल लीजिए, एक पूरा नींबू उस पानी में डाल लीजिए। आप क्या देख रहे हैं कि आप यही देख रहे होंगे कि और आधा आधा चम्मच करके उसमें नमक डालते चले जाइए, आधा आधा चम्मच उसमें नमक डालते चले जाइए। अब क्या होगा, नींबू पानी में तैरने लगेगा। इसका मतलब यही हुआ कि अगर पानी में नमक डाल रहे हैं तो हम देखते हैं धीरे धीरे वह पानी में तैरने लगता है नींबू। तो इसका एकमात्र यही कारण है कि पानी का घनत्व हमने बढ़ा दिया। नींबू का घनत्व कम हो गया, पानी का घनत्व ज़्यादा हो गया, इसीलिए नींबू तैरना शुरू कर दिया। यही कंसेप्ट के कारण आप देखेंगे मृत सागर, जो दुनिया का सबसे नमकीन सागर है, डेड सी, जो दुनिया का सबसे नमकीन सागर है, इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर के पानी में 300 ग्राम नमक मिल जाएंगे। कितना? 1 लीटर पानी में आपको लगभग 300 ग्राम नमक मिल जाएंगे। इतना नमकीन है मृत सागर। और इस मृत सागर में अगर हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे हम आराम से लेटे हों, मतलब अगर किसी व्यक्ति को तैरना भी नहीं आ रहा है तो मृत सागर में जाकर के आराम से लेट जाए, अब वो तैरने लगेगा। इसका कारण यही है कि क्योंकि मृत सागर में नमक बहुत ज़्यादा है, जिस कारण से, क्योंकि आपने देखा नींबू वाला कंसेप्ट, पानी में अगर हम नमक डालते चले जाएं तो नींबू आराम से अपने आप तैरने लगता है। उसी के अनुसार मृत सागर में यही कंसेप्ट है कि आराम से अगर कोई व्यक्ति तैरना नहीं जानता है तो भी वह तैर सकता है। तो आराम से लेटा ऐसा। अब दांडी यात्रा से संबंधित कुछ बातें कही गई है। मतलब अगर नमक की बातें हुई हैं और हम दांडी यात्रा ना पढ़ें, ये कैसे हो सकता है। आइए दांडी यात्रा को पढ़ते हैं। बहुत साल से अंग्रेजों ने हम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी, ऊपर से टैक्स भी लगा दिया था। इस कानून से लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना पा रहे थे। अंग्रेजों ने कोई कानून बनाया, इस कानून के कारण कोई भी व्यक्ति अपने इस्तेमाल के लिए भी नमक का निर्माण नहीं कर सकता था, कि मतलब नमक का निर्माण नहीं कर सकता था। तो क्या हुआ दोस्तों, गांधी जी का कहना था कि जो चीज़ें हमें कुदरत ने दी है, ध्यान से सुनिएगा, गांधी जी ने क्या कहा, जो चीज़ें हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। अहमदाबाद से
दांडी के समुद्र तट की यात्रा में गांधी जी अपने अनुयायियों के साथ नमक कानून को तोड़े। कैसे? नमक बना करके। अंग्रेजों ने नमक कानून बनाया था कि कोई भी नमक नहीं बना सकता, लेकिन गांधी जी ने दांडी यात्रा के दौरान नमक कानून को तोड़ा और स्वयं नमक बनाया। कैसे नमक बना था, इसके बारे में इस चैप्टर में लिखा हुआ है कि समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियां की तरह बनाएं। जैसे समुद्र की पानी आएगा, ऐसे क्यारियां बना दीजिए। जब समुद्र का पानी आया ऐसे, तो इस क्यारियों में पानी चला गया। अब समुद्र के पानी में है नमक, अब यह पानी वापस चला गया। अब यह जब पानी वापस चला गया तो इस क्यारियों में नमक वाला पानी अभी भी भरा है। इस क्यारियों में नमक वाला पानी अभी भी भरा है दोस्तों। अब हुआ क्या? अब यह क्यारी सूर्य की रोशनी में है। सूर्य की रोशनी में होने के कारण इसमें से पानी का वाष्पीकरण हो गया, पानी निकल गया बाहर। पानी निकल गया तो बचा क्या? नमक बचा। तो इसी तरीके से नमक कानून को तोड़ा था गांधी जी ने, और इसी तरीके से नमक पहले बनाया भी जाता था। तो समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियों की तरह बनाए गए गड्ढों में भर दिया जाता है। तेज धूप में पानी सूख जाता है और नमक का ढेर वहीं रह जाता है। तो यह था दोस्तों पानी का प्रयोग। और पानी के प्रयोग से संबंधित आपने देखा दांडी यात्रा, कैसे नमक बनाया जाता है, क्या है मृत सागर, मृत सागर की क्या अनोखी घटना है, और कैसे नींबू पानी में तैरता है, और कैसे एक लोहे की कील पानी में डूब जाती है लेकिन एक कटोरा नहीं डूबता है, उसका क्या कंसेप्ट था। दोस्तों आइए हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करें। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है मच्छरों का दावत। भाई अब दोस्तों मच्छरों का दावत, भाई जब नमी होती है थोड़ा बहुत तो मच्छर ऑटोमेटिक पनपना शुरू कर देते हैं। दोस्तों इस चैप्टर में माइक्रोस्कोप क्या है? एक ऐसा यंत्र है जो कि 1000 गुना बड़ा, कोई भी चीज को 1000 गुना बड़ा करके दिखा देता है। यह है माइक्रोस्कोप। इससे संबंधित थोड़ी सी बातें बताई गई थी। मलेरिया का पता रक्त जांच से होता है। मलेरिया मच्छर से काटने से होता है, तो मलेरिया का पता रक्त जांच से होता है कि आपके अंदर मलेरिया है कि नहीं है। यह ब्लड टेस्ट से होता है। मलेरिया में कपकपी के साथ बुखार होता है। यह बातें बताई गई थी। मच्छरों की जो दवा है पुराने समय में सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। मैंने पुराने समय से ही, अभी तो थोड़ा सा अलग पैटर्न यूज किया जा रहा है, लेकिन पुराने समय में ही सिनकोना का पेड़ होता था, उसी से मलेरिया नामक रोगों का इलाज करने का दवा बनाया जाता था। तो सिनकोना पेड़ के छाल से बनाई जाती थी। पहले तो लोग छाल को, पहले क्या करते थे, दवा बन नहीं पाता था तो यही सिनकोना पेड़ की छाल को उबाल करके छान करके ही इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब तो छाल से दवा बन जाती है, टैबलेट बनने लगता है, लोग उसका सेवन कर लेते हैं। पहले लोग नहीं कर पाते थे, टैबलेट नहीं बना पाते थे, तो उसका क्या करते थे, उबाल लेते थे, फिर छान लेते थे और फिर उसका सेवन करके वह मलेरिया का दवा बनाया करते थे। अब एनीमिया क्या है दोस्तों? हीमोग्लोबिन कम से कम हमारे शरीर में 12 से 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर, ध्यान से सुनिएगा, हीमोग्लोबिन कम से कम हमारे शरीर में 12 से 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है या होना चाहिए। एनीमिया से क्या होता है दोस्तों? मानसिक और शारीरिक दोनों कमजोरी होती है एनीमिया रोग से। एनीमिया के कारण खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी हो जाती है। गुड़, ध्यान से सुनिएगा, गुड़, आंवला, हरा पत्तेदार सब्जी में आयरन पाया जाता है। मतलब गुड़, आंवला और पत्तेदार सब्जी जो हरी होती है उसमें आपको आयरन भरपूर मिलेगा। मलेरिया होता कैसे है? मलेरिया, सबसे पहले मलेरिया परजीवी की खोज रोनाल्ड रॉस ने की है। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है सीटेट में दोस्तों, और यह आंवला, गुड़ और पत्तेदार सब्जी से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया है कि आयरन से भरपूर कौन सा पदार्थ आयरन से भरपूर है। तो गुड़ भी है, आंवला भी है और हरे पत्तेदार सब्जी, ये तीनों चीजें आयरन से भरपूर है। और रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया परजीवी की खोज की है। तो मलेरिया परजीवी की खोज किसने की है? रोनाल्ड रॉस ने। और सिनकोना पेड़, आप जान ही रहे हैं, मलेरिया के उपचार करने के लिए सिनकोना पेड़ का उपयोग, सिनकोना की छाल का प्रयोग किया जाता था। तो बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएंगे इससे।
इस छोटे से टॉपिक से आपको जो मलेरिया के मच्छरों का दावत है, इस मच्छरों की दावत के चैप्टर से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे। और भी हम आपको बता दें कि अच्छा, हम एक चीज़ यहाँ पर देखिए, हम छोड़ दिए हैं दोस्तों कि परजीवी की खोज रोनाल्ड रास ने की है और इन्हें इसीलिए 1902 में नोबेल पुरस्कार मिला था। एक चीज़ और पूछा जाता है कि मच्छरों की काटने से कौन कौन से रोग, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, ये तीनों रोग मच्छरों के काटने से ही होता है। मच्छरों के काटने से मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। अब मच्छरों से बचने के लिए घर में DDT का छिड़काव किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट है आपका चैप्टर, लिखा हुआ था NCERT में, डायरी। कमर सीधी ऊपर चढ़ो, यह एक चैप्टर का नाम था। डायरी है, यह किसी की एक डायरी है, मतलब किसी की डायरी से लिया हुआ एक कथानक है जिसका चैप्टर का नाम था कमर सीधी ऊपर चढ़ो, यह उसके चैप्टर का नाम था। अब इसमें है क्या, पहाड़ों पर चढ़ने के समय। अब देखिए पहाड़ों पर चढ़ने के समय क्या क्या होता है, इन सभी का जिक्र किया गया है। क्या, पहाड़ों पर चढ़ने के वक्त नाश्ते में विटामिन C और आयरन की गोलियों के साथ, अगर हम और आप कभी पहाड़ों पर चढ़ने का प्लानिंग बना रहे हो तो हमें ये सब चीज़ें उपयोग में लाना चाहिए। क्या, कि पहाड़ों पर चढ़ने के समय नाश्ते में विटामिन C और आयरन की गोलियों के साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध दिया जाता है। अगर हम और आप पहाड़ों पर चढ़ने का सोच रहे हैं, पहाड़ों पर चढ़ने के लिए सोच रहे हैं, तो हमें क्या किया जाता है, जहाँ पर पहाड़ों पर चढ़ने का कैंप लगता है वहाँ पर जो आपके ट्रेनर होते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, वो चॉकलेट वाला दूध देंगे, विटामिन C देंगे और आयरन की गोलियाँ देते हैं। नेपाल, अब क्या है कि ताकि ठंड से बचाव और ज़्यादा शक्ति मिले, यह चीज़ें देने का एकमात्र उद्देश्य यही होता है ताकि ठंड, क्योंकि पहाड़ पर चढ़ना है तो ठंड लगेगा, इसके लिए हमें पहले से ही कुछ न कुछ गर्म चीज़ें लेना होगा, तो ठंड से बचाव हो सके और हमें ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति मिले, इसलिए हमें क्या किया जाता है, हमें विटामिन C, आयरन की गोलियाँ और चॉकलेट वाला दूध दिया जाता है। पर्वतारोहण में वापस उतरने को रैपलिंग का नाम दिया जाता है। वापस जब उतरा जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, रैपलिंग कहा जाता है। यह शब्द उसमें यूज था तो हमने इसको लिख दिया आप दोस्तों। तो रैपलिंग वर्ड जो होता है वो पहाड़ों से उतरने को रैपलिंग कहा जाता है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय कौन है, बछेंद्री पाल हैं। बछेंद्री पाल कौन है दोस्तों, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय है। कब चढ़ी थी, 23 मई 1984। 23 मई 1984 को 1:07 पर 1:07 पर 8,900 ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसको नेपाल में क्या कहा जाता है, सागर माथा पर कदम रखा, वहां माथा टेका, तिरंगा गाड़ा और कई फोटोग्राफी खींची। करीब 43 मिनट तक बछेंद्री पाल वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रहीं। इसके साथ ही बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। बछेंद्री पाल आप याद रखिए, भारत की पहली महिला और विश्व की 5वीं महिला, भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। 43 मिनट तक उन्होंने अपना समय व्यतीत किया, वहां पर माथा टेका, तिरंगा को गाड़ा। कितनी शान की बात थी, इतने ऊंचे जगह पर तिरंगा को गाड़ करके बछेंद्री पाल ने अपने भारत वर्ष का सिर ऊंचा किया। इसके लिए हम सभी बछेंद्री पाल जी को तहे दिल से नमन करते हैं। कार्य के लिए हम सभी लोग बछेंद्री पाल पर गर्व महसूस करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, गोलकुंडा। गोलकुंडा की बात है, क्या है गोलकुंडा, ये साउथ दक्षिण भारत का है यह एक इलाका। गोलकुंडा के किले की बाहरी दीवार में 87 बुर्ज हैं। सन 1518 से 1687 तक यहाँ पर कुतुबशाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया। गोलकुंडा आप पढ़ेंगे इतिहास में जब, तो कुतुबशाही एक सुल्तान थे, वहाँ के कुतुबशाही जो सुल्तान थे वे सभी लोग गोलकुंडा में राज किए थे।
1518 से 1687 के बीच। सन 1200 में यह किला मिट्टी का था और यहाँ दूसरे राजाओं का राज था। गोलकुंडा के किले में कांसे की चीज़ें बनी थी, कांसे की चीज़ें बनी थी। ध्यान दीजिएगा, कांसा आया है शब्द, और कांसा किस किस चीज़ से मिलकर के बनता है, यह कई बार सीटेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए, एक पीतल होता है, एक कांसा होता है। पीतल किससे बनता है? तांबा और जस्ता से। और कांसा किससे मिलता है? तांबा और टीन से मिलकर के बनता है। हम बताएंगे आगे आपको। तो कांसे की चीज़ें बनी थी किसमें? गोलकुंडा के किले में, क्योंकि भाई गोलकुंडा का किला बहुत पुराना किला होता है। गोलकुंडा का किला बहुत पुराना किला है, तो वहाँ पर सबसे पहले वह मिट्टी का था। उसके बाद देखा गया कि गोलकुंडा के किले में कांसे की चीज़ें बहुत बनी थी। गहरी खानों में से तांबा को और टीन को निकाल करके, देखिए ध्यान से देखिए, तांबा और टीन को मिला करके, पिघला करके कांसा बनाया जाता था। हैदराबाद के म्यूजियम, अब हैदराबाद के पास ही यह स्थित है गोलकुंडा। हैदराबाद के म्यूजियम में इस किले के आसपास खुदाई के दौरान मिले चीज़ें इस म्यूजियम में संरक्षित की गई हैं। औरंगजेब की पूरी फौज, देखिए ये छोटी सी बातें लिखी हुई थी, हमने सोचा कि आपको बता दें इसकी एक अमर गाथा। औरंगजेब की पूरी फौज तोप और बंदूक से हमला किया, कहाँ? इस गोलकुंडा के किले पर, लेकिन घुस नहीं पाए। औरंगजेब की पूरी फौज तोप और बंदूक से हमला किया, लेकिन घुस नहीं पाए। इस किले में 8 महीने तक बाहर ही बैठे रहे, लेकिन इस किले को तोड़ नहीं पाए। कितना मजबूत किला था, इसीलिए गोलकुंडा का किला बड़ा फेमस किला है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको इसी क्रम में पर्यावरण की क्लासें देते रहेंगे, और इसके साथ ही हम आपको मैथ और पेडागॉजी के भी कुछ क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।